गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जहाँ भी हैं, मेरा ऐसा विश्वास है प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं हमने कश्मीर फाइल्स के बाद एक फ़िल्म बनाने का बीड़ा उठाया जिसका नाम है द दिल्ली फाइल्स। और ये फ़िल्म जो है राइट टू लाइफ के ऊपर बेस्ड है। और पिछले 4-5 साल से हम इसका रिसर्च कर रहे हैं, तमाम किताबें पढ़ी हैं और बहुत ज़्यादा घुस के बंगाल के अंदर हमने रिसर्च किया जानने के लिए कि क्या कारण है कि बंगाल में ये जो कम्युनल वायलेंस है, पॉलिटिकली इंजीनियर्ड कम्युनल वायलेंस, ये कभी रुकती क्यों नहीं है। और जब मैं बंगाल के भी युवा पीढ़ी और तमाम लोगों से बात करता हूँ, वहाँ के जो आज के मीडिया के लोग हैं, उनको भी नहीं पता कि बंगाल में क्या क्या हुआ है और किस तरह से बंगाल एक विक्टिम रहा है पॉलिटिकल वायलेंस का। तो मैंने ये तय किया कि मैं आपको हर एपिसोड में एक कोई ऐसा किस्सा या कहानी बताऊंगा। उसका मकसद ये है कि जब हम अपने अतीत को देखते हैं, अपने पास्ट को देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 1945 में हो रहा था वही आज हो रहा हो और हमने कुछ बदला ही नहीं। कहने को आज़ादी ले ली, कहने को इक्वालिटी ले ली, कहने को कॉन्स्टिट्यूशन है, कहने को जस्टिस सिस्टम है, लेकिन क्या 1946 में जो हालत थी एक आम आदमी की, क्या आज भी वही है या बदली है। एक बंगाल जो एक हिंदू एनलाइटनमेंट का कैपिटल रहा हो, क्या आज वहाँ पे वो है या नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। वो शायद आप में से कई लोग जानते हैं ना, 1964 में एक दिल को दहला देने वाली राइट्स हुई थी कलकत्ता में। जी हाँ, उस वक्त कलकत्ता ही कहते थे उसको। और ये जो राइट्स थी, बाद में पता चला कि किस तरह पाकिस्तान ने इनको इंजीनियर किया था और किस तरह लोकल पॉलिटिकल लोगों ने ही इसको सपोर्ट किया था। मतलब भारत में रह के भारत के खिलाफ काम करने वाले लोगों ने किस तरह पाकिस्तान को 1964 की कलकत्ता राइट्स इंजीनियर करने का मौका दिया था। दोस्तों, एक कहावत है कि अगर आप अखबार नहीं पढ़ते तो आप अनइन्फॉर्म्ड हैं, और अगर पढ़ते हैं तो आप मिस इन्फॉर्म्ड हैं। और आज का ये पॉडकास्ट इसी कहावत के ऊपर है कि कैसे आप भी कम्युनल राइट्स के शिकार कभी भी बन सकते हैं अगर आप न्यूज़ के बजाय ओपिनी न्यूज़, मतलब ओपी न्यूज़ का मतलब जो ओपिनियन है, न्यूज़ नहीं है। एक कहते हैं कि न्यूज़ फर्स्ट देन ओपिनियन, लेकिन जो हमारा मीडिया है वो ओपिनियन फर्स्ट एंड देन न्यूज़ नेवर करता है। तो अगर आप न्यूज़ के बजाय ओपिन न्यूज़ यानी नैरेटिव बेस्ड या ओपिनियन बेस्ड न्यूज़ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आप खतरे में हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे हज़रत बल दरगाह के अवशेष के चोरी की खबर की वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हिंदुओं पर इस चोरी का ब्लेम लगाकर उनके खिलाफ बदले का ऐलान कर दिया था। और तब खुलना डिस्ट्रिक्ट, जो अब ईस्ट पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में है, कैसे वहाँ हज़ारों की तादाद में हिंदुओं का जेनोसाइड किया गया था। आप चाहें तो ये वाला वीडियो आप लिंक दबा के इसमें देख सकते हैं। हम पहले ये डिटेल में बता चुके हैं। लेकिन उसके बाद ये नफ़रत की आग केवल पाकिस्तान के हिंदुओं को ही नहीं चुकानी पड़ी, बल्कि भारत को भी इसका हर्जाना भरना पड़ा। आज से लगभग 60 साल पहले जनवरी 1964 की ये बात है। कलकत्ता में कम्युनल राइट्स की चपेट में आ गया, जिसमें तमाम लोगों की जानें चली गई। और दोस्तों, ये देखते हुए कि हज़रत बल की घटना का इस्तेमाल कलकत्ता के मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने और हिंदू मेजॉरिटी शहर को काफिर निवासियों से मुक्त करने के लिए किया जा सकता था, ऐसी सोच बनी मुस्लिम कम्युनिटी में। पाकिस्तानी डेप्यूटी हाई कमीशन और पाकिस्तानी प्रेस ने इसको देखते हुए अपने ईविल, मतलब अपने अमानवीय, अपने अहिंसा से भरे प्लान्स को एक पुश किया, उसको एक मोशन दिया। प्रेस और रेडियो के माध्यम से दोनों देशों के मुस्लिम समुदाय में जहर घोला गया। ऐसे नैरेटिव फैलाए गए कि माइनॉरिटी यानी मुस्लिम, जो कि कायदे से भारत की दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी है, इस विषय में आपसे मैं कभी बात करूंगा आगे चल के, तो जो ये मुस्लिम कम्युनिटी
सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है और बंगाल के केस में लगभग टक्कर देने वाली एक सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, उसका भारत में इस्लामिक फेथ के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, ऐसी अफवाहें फैलाई गई। इसके बाद क्या था, आग भड़कनी थी। पाकिस्तानी डेप्यूटी हाई कमिश्नर ज़ियाउद्दीन अहमद और उनके सेक्रेटरी नासिम अली मिर्ज़ा और पाकिस्तानी मिशन के अन्य अथॉरिटीज़ ने शहर के कुछ मेन मुस्लिम रिलीजियस लीडरों से मुलाकात भी की। पाकिस्तानियों ने मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स को बताया कि भले ही भारत ने दावा किया है कि हजरत बल के रेलिक को बरामद कर लिया गया है और चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो रेलिक रिकवर किया गया है वो हजरत बल में जो रिकवर करके रखा गया है वो नकली है। आप खुद सोचिए, आपने रिसेंटली देखा होगा कि तिरुपति के लड्डू में गलत घी इस्तेमाल करने के लिए किस तरह लोगों की भावनाएं आहत हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट से पता चला कि उसके पीछे किसी भी तरह की कोई बेसिस नहीं थी और वो पूरी तरह से पुष्टि उसकी नहीं की जा सकती है, लेकिन लोग भड़के। आप जानते हैं ऐसे सेंसिटिव रिलीजियस इश्यूज़ में पॉलिटिशियंस बहुत आसानी से लोगों को भड़काते हैं और यही काम यहाँ भी हुआ। और इस खबर से कलकत्ता के मुसलमानों ने जिस लेवल की प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जो डायरेक्ट एक्शन डे के बाद देखी नहीं गई थी। और दूसरी तरफ जैसे ही ईस्ट पाकिस्तान से हिंदू रिफ्यूजीज़ बंगाल में आने लगे और समाचार पत्रों ने उनके साथ हुए हत्याएं, बलात्कारों, लूट की भयानक कहानियां प्रकाशित करना शुरू किया, तब बंगाल के हिंदू भी भड़क गए। और इस गुस्से के रिजल्ट में हिंदुओं द्वारा एक घटना घटी जिसमें कुछ मेकशिफ्ट शॉप्स जो थी, यानी रेवड़ी की जो शॉप्स थी जो मुस्लिमों की थी, उनको कलकत्ता में या तो गिरा दिया गया या जला दिया गया। हालांकि किसी मुस्लिम को एक भी चोट नहीं आई और इस इलाके के बड़ी संख्या में हिंदू व्यापारियों ने, जो ये उत्पात मचाने वाले लोग थे और जो मुस्लिम दुकानों पर हमला कर रहे थे, उनको जाके रोका। लेकिन पाकिस्तानी प्रेस ने अफवाहें फैलाई एक विधिवत कैंपेन के तहत कि मुस्लिम्स को कलकत्ता में मार दिया गया है, जबकि एक भी मुस्लिम नहीं मरा था। और उन्होंने यह अफवाह फैलाई कि मुस्लिमों को मार दिया गया है और उनकी संपत्तियों को आग लगा दी गई है। अगले दिन ईस्ट पाकिस्तान में हिंदुओं के जेनोसाइड और पाकिस्तान सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने और इसे रोकने से इनकार करने के विरोध में कलकत्ता में कई हिस्सों में मीटिंग्स आयोजित की गई। शहर के कई हिस्सों से बड़े प्रोसेशंस कलकत्ता के सेंट्रल पार्क में पाकिस्तान के डेप्यूटी हाई कमिश्नर के ऑफिस तक गए। प्रोटेस्टर्स ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के पुतले जलाए और उस शाम कलकत्ता यूनिवर्सिटी और नॉर्थ कलकत्ता के कॉलेजेस के हिंदू छात्रों द्वारा निकाले गए प्रोटेस्ट मार्च पर एक जो बड़ा महत्वपूर्ण चौराहा है, वेल्सली रोड, जिसको अब रफ़ी अहमद किदवई रोड के नाम से जाना जाता है, और ब्लॉकमैन स्ट्रीट जो अब एसएन बनर्जी रोड है, उस पर मुसलमानों ने सोडा वाटर बॉटल्स, ईंटों और पत्थरों से हमला किया। इससे भावनाएं और भड़क गईं और दंगों की स्थिति तब एस्केलेट हो गई जब सेंट्रल कलकत्ता में एक युवा हिंदू को एक मुस्लिम ने चाकू मार दिया। हिंदू भी आक्रोशित थे। न केवल मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट पाकिस्तान में हिंदूज पर हमला किया जा रहा था, बल्कि हिंदू मेजॉरिटी कलकत्ता में भी मुस्लिम हिंदूज पर हमला कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे। बंगाली हिंदूज को लगा कि वो भारत में असुरक्षित है। इससे भी ज़्यादा बदतर तब हुआ जब राज्य की कांग्रेस सरकार ने पुलिस से हिंदूज के प्रोसेशंस को रोकने और हिंदूज द्वारा किए जाने वाले सभी प्रोटेस्ट या प्रदर्शनों को रोकने को कहा, लेकिन ऐसा मुस्लिम लोगों के साथ नहीं किया। चीफ मिनिस्टर सेन ने पत्रकारों से कहा कि गवर्नमेंट हुलिगनिज्म, आर्सन और लूटपाट को रोकने के लिए फर्म एक्शन लेने के लिए वो प्रतिबद्ध है। उनका कहना था कि हिंदूज द्वारा किए जाने वाले ऐसे विरोध प्रदर्शन बंगाल के मुस्लिम्स को काफ़ी दुखी करेंगे, आहत करेंगे। और मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलकत्ता पुलिस ने हिंदूज के विरोध प्रदर्शन और जुलूसों को रोकना शुरू कर दिया। इससे प्रदर्शनकारी हिंदूज और शहर के पुलिस बल के बीच में काफ़ी झड़पें हुई। 11 जनवरी की दोपहर तक व्यापक दंगे कलकत्ता के बड़े हिस्से में फैल गए और पड़ोसी जिलों में भी फैल गए। राज्य सरकार ने आर्मी बुलाई और शहर में कर्फ्यू लगा दिया। कलकत्ता पुलिस को संदेह था कि सेंट्रल कलकत्ता के मुस्लिम स्लम ड्वेलर्स में रहने वालों को
पाकिस्तानी इंस्टिगेटर्स द्वारा फायर आर्म्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। 15 जनवरी 1964 को कलकत्ता पुलिस ने छोटी मस्जिद में छापा मारा जो जे.के. घोष रोड के पास है, और वहां से उन्होंने 6 चेंबर रिवॉल्वर, दुनालियां, देसी कट्टे और तमाम राउंड लाइव कार्ट्रिजेस के और तकरीबन 300 ग्राम आर्सेनिक सल्फर और 150 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट बरामद किया। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि एक मस्जिद में ये सब कहां से, किसके प्रोटेक्शन से आया होगा। 15 जनवरी की रात तक कलकत्ता और राज्य के कई प्रभावित हिस्सों में फिर से शांति स्थापित होने लगी और जीवन सामान्य हो गया, जैसे कि हर राइट्स के बाद होता ही है। इस कम्युनल राइट में दोनों कम्युनिटी ही फॉल्स नैरेटिव की विक्टिम बनी, जिसको शुरू किया पॉलिटिशियंस ने। इसमें पब्लिक की कोई गलती नहीं थी। ये पॉलिटिशियंस ने एक नैरेटिव बना के दो लोगों में आग लगाई ताकि उन्हें भड़का के अपने वोट बैंक्स को मेंटेन किया जा सके। आप कोई भी राइट देखें, उसके पीछे ये संभव ही नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज या नेता और उनके गुंडों का हाथ ना हो। पॉलिटिशियंस एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, लोगों में आग लगवाते हैं, उसके बाद राइट्स करवाने का काम उनके थ्रू स्पॉन्सर्ड और पाले पोसे हुए जो गुंडे होते हैं वो करते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण आज के बंगाल में भी मिलेगा। बंगाल एकमात्र ऐसी स्टेट है जहाँ पे पॉलिटिशियंस को भी अंडरवर्ल्ड माफिया और गुंडे लोग कंट्रोल करते हैं। अब आप सोचिए कैलकाटा राइट्स के बाद किस कदर तक वहाँ की इकोनॉमी इफेक्ट हुई होगी। इकोनॉमी इफेक्ट हुई होगी तो उसका असर किस पे पड़ा होगा? जनता के ऊपर। जो जनता को भड़का के लड़वाया गया, जिन लोगों के परिवार के लोग मरे, जिनकी दुकानें और घर जली, उनके बारे में किसी ने इसको सोचा नहीं। और उसके बाद फिर और हिंदू मुस्लिम मुद्दे को आगे ले जाया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसका है कौन जिम्मेदार? हु इज आंसरेबल? वो चोर जिन्होंने हजरत बल के रैलिक को चुराया, या अयूब खान और बाकी नेता जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ जेनोसाइड का ऐलान किया, या वो मीडिया जो पॉलिटिशियंस के कहने में ओपिनियंस और नैरेटिव को न्यूज़ के आगे बढ़ा चढ़ाकर मान रहे थे और जिनके कारण शहर के इनोसेंट सिटीजन्स दंगे करने निकल पड़े। इसका फैसला आपको करना है। दोस्तों, भारत 2 कदम आगे जाता है, लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड इलेक्शंस के लालच में वोट बैंक तैयार करने के चक्कर में उसको ये राजनेता लोग 4 कदम पीछे खींच लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, आप ध्यान से देखिए कि आपके घर या आपके ननिहाल के आगे जो सड़क 20 साल पहले जैसी खुदी थी, आज उससे बदतर ही हुई होगी, बेटर नहीं। इनको रोकना हमारा कर्तव्य है। हमारी अगली फिल्म दिल्ली फाइल्स में हम आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे में कलकत्ता में क्या हुआ था।